हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसी पैटर्न पे हम सारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब जो एग्जाम पैटर्न है ना उस पर दो तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। एक एजर्शन रीजन से रिलेटेड पूछता है और एक मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछता है। तो दोनों ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। पहले देखो पूछा है कि बाली पैकेज बेसिकली किससे रिलेटेड है? WTO से, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। अब देखो ट्रेड एंड कैपिटल की बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस दिया है उसमें फुल फॉर्म है UNCTAD का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, नो डाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है। एंड प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी का करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी, और इसी सीक्वेंस में हमने आंसर बताया भी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहे हैं सब में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट अगेन देखो मैच द फॉलोइंग है। हमारे पास लिस्ट 1 दिया है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एंड लिस्ट 2 दिया है डिस्क्रिप्शंस। प्रोटेक्टिव पुट में बेसिकली क्या होता है कि आप असेट तो खरीदते हो बट उसमें आगे पुट का ऑप्शन होता है, दैट इज बाइंग एन असेट अलॉन्ग विद द पुट ऑन इट। एंड कवर्ड कॉल में भी हम असेट खरीदते हैं बट कॉल का ऑप्शन के साथ, राइटिंग अ कॉल पोजीशन ऑन एन असेट अलॉन्ग विद बाइंग द असेट, कि आप असेट तो खरीद रहे हो बट साथ ही साथ उसमें कॉल पोजीशन मेंशन है। देन लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब जहाँ पे आप कॉल भी खरीद रहे हो पुट ऑप्शन भी खरीद रहे हो, मतलब कॉल पुट दोनों ऑप्शन साथ में खरीद रहे हो एंड सेम एक्सरसाइज प्राइस पे परचेज करोगे। और स्प्रेड मतलब तो डिफरेंस होता है, दैट इज कंबाइनिंग 2 और मोर ऑप्शंस ऑन द सेम असेट विद डिफरिंग एक्सरसाइज प्राइजेस और टाइम्स टू मैच्योरिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और इसी सीक्वेंस में हमने मैच कराया है। नेक्स्ट अगेन एक और मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। ये इंड AS 21 है। वैसे तो हमने इंड AS प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड जो भी नेम्स हैं वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंड AS 21 ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स रेट। इंड AS 2 ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इंड AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंड AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब यहाँ देखो लिस्ट 1 में हमारे पास ब्रांड का कॉन्सेप्ट दिया और लिस्ट 2 में मीनिंग दी है। तो ब्रांड इमेज का मतलब होता है इमेज ऑफ द ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड मीटिंग देयर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स। ब्रांड फीलिंग्स, कस्टमर्स इमोशनल रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड। ब्रांड पोजीशन, deliberate attempt on the part of marketer of the brand to create a unique position in the mind of customer। मतलब ब्रांड पोजीशन बेसिकली क्या होती है जहाँ पे कंपनी ये ट्राई करता है, मार्केटर ये ट्राई करता है कि कैसे अपनी यूनिक पोजीशन कस्टमर के माइंड में हम सेट कर सके। एंड ब्रांड साइलेंस, हाउ कस्टमर्स थिंक ऑफ द ब्रांड अंडर वेरियस परचेज सिचुएशन। मतलब सिंपली जो आपके ब्रांड को लेके लॉयल होंगे वो बिना कुछ बोले आपके ही ब्रांड को हमेशा परचेज करेंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी है, एक कॉन्सेप्ट की और एक डिस्क्रिप्शन की। एन्युटी का मतलब होता है अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल्स इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम। मतलब एक फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो आपको मिलनी है या आपको पे करनी है उसको हम कहते हैं एन्युटी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, widely used in the field of finance in determination of monthly installments for recovery of loans in a specified time period at a given rate of interest। बेसिकली हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसीलिए यूज़ करते हैं ना, सो दैट हम लोग ये कैलकुलेट कर सके कि कितना पेमेंट आपको करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। बेसिकली EMI बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट इक्वेटेड कंपाउंडिंग, process of application of interest over interest period after period on a given sum at a specific rate for specified time। एंड EMI, नो डाउट EMI मतलब क्या होता है, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है कि आपको अपने लोन के अगेंस्ट कितना एक्चुअल पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट अ पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल टू ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज प्रिंसिपल एंड अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड होती है।
इसका करेक्ट आंसर होगा डी। लॉन्ग रन सर्वाइवल, ये बेसिकली किसका ऑब्जेक्टिव्स है? यहाँ लिखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स एंड इकोनॉमिस्ट। बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन सर्वाइवल, और ये किस इकोनॉमिस्ट ने कहा था? रॉथस्चिल्ड KW। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ये बाउमूल का है। फर्म्स ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मैरिस रॉबिन। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, विलियमसन। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, यहाँ देखो हेजर्स। अब हेजर्स की बात करें तो ये कमर्शियल प्रोड्यूसर्स होते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया, इनका काम होता है वोलेटिलिटी को इंक्रीज करना। आर्बिट्रेजर्स, ये हमेशा रिस्क लेस प्रॉफिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट तो अर्न करते हैं बट रिस्क इनका जीरो होता है। एंड कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन, ओसाका। बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट ओसाका जापान में हुआ था इन 1697। और इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, 2 लिस्ट दी हुई है और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्लासेस अपलोड की थी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब होता है फिजिकली हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी दे रहे हो तो आप उनको हैंड ओवर कर रहे हो गुड्स को। देन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट बाय थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर्स, की मतलब किसी न किसी फॉर्म में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड किया गया है। सिंबॉलिक डिलीवरी, जहाँ पे आपको कीज वगैरह मिल जाती है, दैट इज डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। एंड लास्ट इज डिलीवरी, तो डिलीवरी क्या है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, जब आप अपनी मर्जी से गुड्स को ट्रांसफर करते हो। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, यहाँ देखो इवेंट्स दिया और ईयर दिया है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 1944। देन गैट एस्टैब्लिशमेंट 1948, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट 1974 एंड WTO कब रिप्लेस्ड किया गैट को? 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, देखो सबसे पहले बोला है डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन बेसिकली किसको शो करता है? स्प्रेड को, और हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन गिवन डेटा। देन कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब कार्ल पियर्सन की बात करें तो इसमें जो फॉर्मूला था कार्ल पियर्सन का, वो पहला था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो मीडियन से था वो था 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एवरेजेस पे फोकस करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेजेस। देन बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला था वो था क्वार्टाइल Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 मीडियन होल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करें क्वार्टाइल को एज वेल एज मीडियन को, तो करेक्ट आंसर होगा इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन द मीडियन एंड क्वार्टाइल। एंड लास्ट हमारे पास है केलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला भी होपफुली सबको याद होगा। इसका फॉर्मूला था P दैट इज परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? परसेंटाइल पे, तो करेक्ट आंसर होगा यूजिंग परसेंटाइल। और भी कई सारे इसके फॉर्मूलाज थे जो कि बेसिकली डिसाइल से रिलेटेड थे, और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में डिसाइल नहीं दिया हुआ है तो हम किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ परसेंटाइल पे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, actionable claim recovered only by means of a suit or an action. Appropriation of goods, separating the goods sold from other goods so as to determine and identify the actual goods to be delivered, यही होता है appropriation, unappropriation, ये सब हमने पूरा बताया हुआ है। existing goods वो goods होता है जो कि contract के टाइम exist करे, that is goods owned by the seller at the time of making of the contract of sale, and future goods वो होता है जो कि contract के टाइम exist नहीं करता बल्कि आपको manufacture करना होता है, goods to be manufactured after the making of the contract। होपफुली आप लोगों ने हमारी जितनी भी लॉ से रिलेटेड MCQs क्लास है वो कवर की होगी, क्योंकि वहां पे हमने सबका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C अमाउंट रिसीव्ड इन वॉलंटरी रिटायरमेंट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A HRA एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA लीव इनकैशमेंट। तो ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया थर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटीज दिए एंड इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड दिया हुआ है।
नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स का जो ईडी है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव गुड्स सिंपली यहाँ देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है इनकम इलास्टिसिटी, और इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव। इन्फीरियर गुड्स का ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज लेस देन जीरो और नेगेटिव। लग्जरीज कमोडिटीज इसका हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, एंड नेसेसिटीज़ का जीरो से लेकर के वन तक होगा। नेसेसिटीज़ में हमने बताया भी ना कि जनरली जीरो होता है, बट जीरो टू वन लाई कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट इंड AS 1, ये होगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड AS 29, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। इंड AS 37, provisions, contingent liabilities and contingent assets, and Ind AS 1010 consolidated financial statements। सब लर्न करने वाला है, सब सारे Ind AS पे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया हुआ है। तो देखो फर्स्ट का आंसर है 3rd, सेकंड का आंसर है 4, सी का था फर्स्ट एंड डी का है सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, इनका काम होता है कंज्यूमर्स को हेल्प करना। NBFC सर्विस बेसिकली हायर परचेज से रिलेटेड होते हैं। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल सेविंग बैंक से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग। यहाँ देखो लिखा है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिस्क्रिप्शन। अब प्रोजेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली प्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन योर सेल्फ ऑन टू समवन एल्स। रिग्रेशन, रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिप्रेशन, पुलिंग इनटू द अनकॉन्शियस, एंड सब्लिमेशन, एक्टिंग आउट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? हाँ बिल्कुल, एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, कि लिस्ट 1 में कुछ एक्ट्स दिए और लिस्ट 2 में ईयर बताना है। इंश्योरेंस एक्ट ये आया 1938 में, देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, देन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, देन मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। ये सब साथ ही साथ लर्न करते जाना। आप देखो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में डैमेजेस दिए हुए हैं और आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो अगर ऑर्डिनरी डैमेजेस की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स में जो भी लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से, उन डैमेजेस की बात करें, अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल डैमेजेस ये क्या होता है? अब स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो जैसे मान लो ए और बी दो पार्टी है। ए ने बी को बोला कि हमें आपसे 100 यूनिट्स का गुड्स चाहिए और ये हमें डिलीवर करना है सी को। तो बी को तो पहले से पता है ना कि ए का पर्पस क्या है, उसको सी को डिलीवर करना। अगर बी टाइमली डिलीवर नहीं करेगा ए को, तो ए भी टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएगा सी को। तो यहाँ क्या है, ये स्पेशल डैमेजेस है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस, दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओनली, मतलब इसके अगेंस्ट आपको सिर्फ पनिशमेंट मिलती है। एंड नॉमिनल डैमेजेस क्या है, नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट मेन्यू कॉस्ट। अब मेन्यू कॉस्ट किससे रिलेटेड होता है? इन्फ्लेशन से। क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। पंप प्राइसिंग, ये प्राइसिंग है, ये रिलेटेड है फिस्कल पॉलिसी से। एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने बताया भी है, फिलिप्स कर्व, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। लास्ट ईयर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स अपलोड किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ ये पॉइंट हमने बताया कि व्हाट इज फिलिप्स कर्व। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट एडम स्मिथ, ये रिलेटेड है डिवीजन ऑफ लेबर से। आर रॉडन, ये रिलेटेड है थ्योरी ऑफ बिग पुश से। W रोस्टो, ये रिलेटेड है ट्रेडिशनल सोसाइटी से। एंड कार्ल मैक्स, ये रिलेटेड है रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर से। दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अगेन देखो हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, जिसमें सबसे पहले है निर्विक। अब निर्विक की बात करें ना तो ये रिलेटेड है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम से। आयुष्मान भारत, ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, तो
ये रिलेटेड है गैस पाइपलाइन से, एंड परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड ये रिलेटेड है एनर्जी एफिशिएंसी से। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बताना है। तो सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी डेट है 12 अप्रैल 1992, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये है अगस्त 1996, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। क्रिसिल, क्रिसिल का करेक्ट आंसर है 1987, जो कि यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो ये 1988 की जगह 1987 कर लेंगे, ठीक। एंड फिर लास्ट है इकरा, और इकरा की डेट है 16 जनवरी 1991, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4, बस इतना याद रखना कि 1987 कर लेना। नेक्स्ट, अब परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो नो डाउट परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली कोलगेट की, तो सिर्फ कोलगेट की ही बात होगी। मोनोपोली, मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होता है, दैट इज मेनी रियल और परसीव डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पर्टिकुलरली कोलगेट की बात नहीं करते, टूथपेस्ट मार्केट की बात करते हैं। एंड लास्ट हमारा ओलिगोपोली, लिटिल और नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक मार्केट की बात करें तो उसमें क्या होता है 2 to 10 सेलर्स होते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, कन्वेक्स फंक्शन कहाँ होता है, डिमांड कर्व में। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, हॉकिंस सिमन कंडीशन। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बेसिक वेरिएबल है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फॉर डेरिवेटिव पर्पस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, कुछ हमारे पास यहाँ पे देखो थ्योरीज के बारे में बताया है, और ये बताना है कि उसके इकोनॉमिस्ट कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका करेक्ट आंसर है डेविड रिकार्डो। डिमांड सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फाइंड आउट किया था अल्फ्रेड मार्शल एंड एचवर्थ ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये है हेबरलर से रिलेटेड, एंड रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड है अल्फ्रेड मार्शल से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये रिलेटेड है लीस्ट स्क्वायर से, दैट इज OLS। मल्टीकोलिनियरिटी, रिलेशनशिप अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, कार्ल पियर्सन। अब देखो C और D का आप लोगों को आंसर आता था तो पहले वो टिक कर लेना, एंड फिर अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये एडम स्मिथ का है। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिनले शिरिस। इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स, UK हिक्स। एंड बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एरिक। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1। कुछ क्वेश्चंस इसमें से लर्न करने वाले हैं तो वो साथ ही साथ लर्न कर लेना, क्योंकि बाद में फिर वो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लर्न करने वाले हैं वो लर्न कर लेना, एंड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उनमें आप हमेशा ये करना मैच द फॉलोइंग में, कि पहले जो क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं उसको टिक कर लेना, एंड फिर रिमेनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करना। 1 जो कि है ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसको मैच करना है विथ लिस्ट 2 हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें WTO की, तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, तो ये हो जाएगा A। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। एंड EU दैट इज यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कि A का होगा जेनेवा, B का होगा वॉशिंगटन, C का होगा रोम, एंड D का होगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी है, यहाँ इंडेक्स का नंबर दिया है और यहाँ इंडेक्स का नाम दिया है। तो सिंपली ऑलरेडी हमने इंडेक्स पे डिस्कशन किया हुआ है कि कौन सा नंबर किसका है। अब अगर हम लोग इंडेक्स 16 की बात करें तो ये 16 रिलेटेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। इंडेक्स 38 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से। इंडेक्स 17 रिलेटेड है लीजिंग से।
और इंड एस 12 रिलेटेड है इनकम टैक्स से। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। नेक्स्ट हमारे पास दो लिस्ट है, पहला है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है इकोनॉमिस्ट। पहला है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और ये किसकी थ्योरी थी, हॉले की। देन इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये है स्कम्पीटर की। इनोवेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, स्कम्पीटर से। देन रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये है वॉकर से रिलेटेड एंड डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है क्लार्क से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट पहला लिस्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म का एंड हाइपोथेसिस। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये किसकी हाइपोथेसिस थी, मैरिस हाइपोथेसिस। देन मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, विलियमसन हाइपोथेसिस। सैटिस्फाइंग बिहेवियर, सायर्ड मार्क हाइपोथेसिस एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन है बामूस हाइपोथेसिस का। तो करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है और उसको मैच करना है। अब नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो नेट इनकम अप्रोच क्या है, एक तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। गॉर्डन मॉडल, ये है डिविडेंड थ्योरी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग कैपिटल बजटिंग में देखते हैं एंड रीऑर्डर लेवल देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट यहाँ देखो अगेन हमारे पास दो लिस्ट दिया है और फॉर्मूला दिया, आपको बताना है कौन सा किसका फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे मोड दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। देन हमारे पास क्वार्टाइल है एंड मीडियन है, ये फॉर्मूला है बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का। एंड जहाँ परसेंटाइल की बात करेंगे वो है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। तो करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अब देखो पहली लिस्ट में दिया हुआ है फिस्कल मॉनेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये सब क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। फिर है सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स की तरफ जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो क्या हो गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये लोग कौन है, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये लोग वो हैं जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इनको हम लोग स्टेक होल्डर या इंटरेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं। एंड मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग, आपको कैसे पता चलता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एज पर सोसाइटी, एज वो पता चलती है बिजनेस एथिक्स के हेल्प से। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट इंटरबैंक कॉल मार्केट, ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का होता है। कमर्शियल बिल, ये मनी मार्केट से रिलेटेड है। कमर्शियल पेपर, ये प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड है। एंड ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट पेपर है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट साइबर क्राइम, ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियट इम्टर, सिंपली लेट द बायर बिवेयर, और ये किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। देन डिजॉनर ऑफ बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, ये रिलेटेड है रेसिडेंट से। सेक्शन 10 AA, ये रिलेटेड है लीव सैलरी से। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ये रिलेटेड है एग्रीकल्चरल इनकम से। एंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास डिडक्शंस दिया हुआ है, बहुत सिंपल डिडक्शंस के बारे में यहाँ पूछा है। सेक्शन 80 TTA, ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो कि सेविंग्स बैंक में हम लोग करते हैं, उसके डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। देन 80 CCD, ये रिलेटेड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम, दैट इज NPS। फिर है 80E, ये लोन से रिलेटेड है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन।
एंड 80EE भी लोन से रिलेटेड बट हाउस प्रॉपर्टी का, तो करेक्ट आंसर होगा 2। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइवल फर्म्स की बात करें तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इम्प्रूविंग क्वालिटी ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एंड एथिक्स इन बिजनेस सोशल कल्चर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। अगर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी है तो ये किन गुड्स की बात कर रहा होगा? सुपीरियर गुड्स की। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो कॉम्पिटिटिव गुड्स, एंड लेस देन 0 है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 है तो उस केस में वो इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा है। इन्फीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। नेक्स्ट, प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डॉक्टर विलियम ऊची, इनकी थ्योरी है जेड थ्योरी, डगलस मैकग्रॉगर एक्स थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, एएच मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ इंटरव्यू दिया है एंड यूजुअल एप्लीकेशन उसके लिए क्या चाहिए वो पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड के लिए, अगर मान लो आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड है मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो उस केस में यूज़फुल होगा वैलिड रिजल्ट्स के लिए, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अगर अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, कुछ भी पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, तो उस केस में यूज़फुल व्हेन द इंटरव्यूअर ट्राइज टू प्रोब पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज whether they are not fit for the job. Mixed, a realistic approach that yields comparable answers plus in-depth insights and behavioral तब यूज़फुल होगा जब आपको ये समझना होगा कि एप्लीकेंट्स की क्या रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ है अंडर मॉडेस्ट स्ट्रेस। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, क्लेम आप किसके लिए कर सकते हो? टेलीफोन मोबाइल अलाउंस के लिए, इंटरनेट अलाउंस के लिए, मेडिकल अलाउंस के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका रीइम्बर्स किया जाता है। देन फ्रिंज बेनिफिट्स कौन से हो गए? कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, एंड परक्विसिट क्या हो गया? इन एडिशन टू सैलरी, कंपनी कार, क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडे, फर्निश्ड हाउस। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग असेट वो होता है जहाँ पे 90 डेज से ज़्यादा के लिए आपने लोन्स एंड एडवांसेस का पेमेंट ना किया हो। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका हो जाएगा द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। रेपो रेट क्या हो जाएगा? द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, एंड CRR क्या है? द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो करेक्ट आंसर होगा 2। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो इसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही है गुड्स एंड सर्विसेज का, बट साथ ही साथ यूनिलैटरल ट्रांसफर भी होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये रिलेटेड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंपनीज रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। एंड कैपिटल अकाउंट ये रिलेटेड है चेंजेस इन द फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री से। तो करेक्ट आंसर होगा 1st। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, एंड 19 रिलेटेड है लीजेस से। अब अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें या इंड एस की बात करें तो नो डाउट इसके सिर्फ नेम एग्जाम में आते हैं, और इसकी क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सिंपली हम यहाँ बता देते हैं कि ए का आंसर होगा 2, बी का आंसर होगा 4, सी का आंसर होगा 1st, एंड डी का आंसर होगा 3rd। तो इसी सीक्वेंस में ये आंसर रखना। कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं दिया तो मैं इसका ऑप्शन स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, और देखो हमारे पास दिया हुआ है सबकी डेफिनेशन दी हुई है, एंड आपको बताना है कि वो किसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर्स हु सोल्ड गुड्स ऑन लोकल बेसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। देन
स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट नेशनल लेवल, ये है मास मार्केटिंग। एरा ऑफ मार्केट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, सोशल इकोनॉमिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सेगमेंटेशन। एंड लास्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और वेरी स्मॉल ग्रुप्स, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपर सेगमेंटेशन। दैट इज ओवरऑल जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगेन यहाँ हमारे पास डेफिनेशन दी और आपको बताना है कि वो किस टर्म से रिलेटेड है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री, ये है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन द होम कंट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। एंड लास्ट है फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन असेट्स, तो करेक्ट आंसर होगा इनवर्ड एफडीआई। दैट इज जो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है वो है थर्ड, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, जॉब के टर्मिनेशन के टाइम जो भी इन एडिशन टू सैलरी मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। देन फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, ये है फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1956। देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 एंड इंटरनेशनल बेम फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 4। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो शेयर्स दिया है और आपको बताना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डीमैट शेयर्स क्या हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं। राइट इशू, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते, ये उनको पे करके पेमेंट करना होता है। इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मतलब बेसिकली जो लोग आपकी कंपनी के लिए पसीना लगा रहे हैं उनको आप कुछ नॉमिनल रेट पे या रीजनेबल रेट पे अपने शेयर्स इशू करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म इकोनॉमिस्ट, लॉन्ग रन सर्वाइवल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, रॉथशाइल्ड KW। देन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बाउमूल, फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन मैरिस एंड मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन विलियमसन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखो अगर GIT सिस्टम की बात करें जस्ट इन टाइम की, तो इन्वेंट्री अराइव टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जस्ट बिफोर फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज़, मतलब जब उसको यूज़ करना है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको अवेलेबल कराते हैं। ABC एनालिसिस, द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ यूसेज, मतलब वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। FSND एनालिसिस, डिवाइड द आइटम्स इनटू द कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूसेज रेट। FSND बेसिकली क्या है, यूसेज रेट के अकॉर्डिंग चलता है और ABC एनालिसिस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। एंड VED एनालिसिस है, डिवाइड्स आइटम इनटू कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल यूज, जो क्रिटिकल यूज के होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। अब ABC एनालिसिस की बात करें तो यहाँ जनरली हम लोग किस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि जो हम इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं उस पर हमने कितना खर्चा किया, मतलब वैल्यू की बात करते हैं। FSND का जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग एंड डेड आइटम्स, ठीक है। तो फिर FSND की बात अगर करें तो ये यूसेज रेट के अकॉर्डिंग चलता है। एंड VED का फॉर्मूला है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फॉर्मूला है सिर्फ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन P x माइनस म्यू का स्क्वायर। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, मतलब यहाँ पे मीन की अगर हम बात करें तो अंडर रूट NPQ हो जाएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अंडर रूट N1 डिवाइडेड बाय N एंड सो ऑन। एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जहाँ डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट।
नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दिया और उसका फीचर्स दिया है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है द एबिलिटी टू कंटिन्यूली चेंज स्ट्रक्चर इन इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरनमेंट। स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन है फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर। फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट आंसर होगा फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, रीअरेंजेस इटसेल्फ क्विकली वाइल रिटेनिंग इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ। एंड लास्ट हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर, लिंकिंग ऑफ सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्किंग ऑफ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया कि हेजेस की बात करें तो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी, आर्बिट्रेजेस रिस्कलेस प्रॉफिट एंड कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ओसाका, दैट इज 2। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी दी है एंड ब्रांड दिया है। तो ONM, इसका करेक्ट आंसर होगा कैडबरी। मैककेन एरिक्सन, इसका करेक्ट आंसर होगा मास्टर कार्ड। ट्रिकिया ग्रे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड लास्ट वन है थॉमसन एसोसिएट्स एंड थॉमसन का करेक्ट आंसर होगा नेस्ले। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक्चुअल डिलीवरी की बात करें तो फिजिकल हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है बाय थर्ड पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। सिंबॉलिक डिलीवरी में कुछ ना कुछ सिंबल देते हैं लाइक कीज एंड ऑल। तो डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर एंड डिलीवरी मतलब जो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है गुड्स का फ्रॉम सेलर टू बायर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये देखो 80EE, अभी हमने ऊपर बताया था कि जो रेसिडेंशियल हाउस के लिए हम लोग लोन लेते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। 80GG में मिलता है जो आपने रेंट पे किया उसके लिए डिडक्शन। 80GGA में मिलता है साइंटिफिक रिसर्च में जो आपने डोनेशन किया उसका डिडक्शन। और 80E में मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA, ये जो आप रिसर्च करते हो सोशल साइंसेज में, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT फॉर साइंटिफिक रिसर्च में आपने पेमेंट किया उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है, उससे रिलेटेड है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये रिलेटेड है पेमेंट मेड टू अ कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये रिलेटेड है पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 रिलेटेड है पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, डेविड रिकार्डो, इनकी जो थ्योरी थी वो है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। माइकल पोर्टल की थ्योरी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ की है एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड हेक्सर की है फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। अब देखो हमारे पास यहाँ मेथड दिया और परचेज कंसिडरेशन दिया है। लम सम पेमेंट मेथड, ये रिलेटेड है द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर अमेलगमेशन ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब बिजनेस जिस टाइम अमेलगमेट हो रहा है उस टाइम जो आप पेमेंट करते हो उसको लमसम पेमेंट कहते हैं। नेट एसेट मेथड अराइव एट बाय एडिंग द अग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर एंड डिडक्टिंग देम फ्रॉम द अग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यहाँ पे ये करते हैं ना, नेट एसेट में से हम लाइबिलिटी माइनस करते हैं। देन नेक्स्ट, नेट पेमेंट मेथड calculated by adding up the total amount of existing share, preference share, cash received from the purchasing company for the shareholder of the vendor company। पेमेंट मेथड में भी यही करते हैं। पेमेंट मेथड में बेसिकली शेयर होल्डर्स का शेयर्स को हम लेकर के चलते हैं। एंड स्वैप रेशियो क्या है कि एक शेयर के बदले कितना दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, यहाँ देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं एंड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो रैमसे प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस डेविएशन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। प्राइस स्कीमिंग मतलब जहां हम लोग स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं और धीरे धीरे उसको कम करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब जहां पूरी तरीके से कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चलती है। एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब जहां स्टार्टिंग में हम लोअर प्राइस रखते हैं सो दैट अ मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पा सके। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, मार्केट रिस्क, ये है वेरिएशंस इन प्राइस स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद विच अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशंस विद इन द ब्रॉडर एनवायरनमेंट इम्पोज्ड अपॉन इट। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिस्क
अराइजेज ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशंस कॉज बाय कंडीशंस थ्रस्ट अपॉन द फर्म विच आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। एंड इंटरनल बिजनेस कंट्रोल रिस्क क्या है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क हमेशा होता है जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा 2।